देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। बांकीपुर विधानसभा से कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा ने किया नामांकन। एनडीए के दिग्गज रहे मौजूद। सम्राट सरकार का निर्देश, सभी किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एग्रीकल्चर फीडर से विद्युत आपूर्ति मिलेगी। बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर बोले अशोक चौधरी, कहा दूर तक हमारी लड़ाई उनसे नहीं। मद निषेध विभाग का फरमान, जल्द ही सूखे नशे पर लगाई जाएगी बिहार में पाबंदी। और मसौड़ी के एक घर से मिले 40 से अधिक जहरीले सांप, मचा हड़कंप। पटना की हॉट सीट माने जाने वाली बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज का दिन बेहद खास है। बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार उर्फ बंटी ने आज पूरी भव्यता के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के लिए घर से निकलने से पहले अभिषेक कुमार ने एक भावुक परंपरा निभाई। उन्होंने सबसे पहले अपनी मां के चरण स्पर्श किए और पिता का आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा करते हुए माता पिता के त्याग और समर्थन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अभिषेक कुमार ने पूरे लाव लश्कर के साथ गांधी मैदान स्थित समाहरणालय का रुख किया। नामांकन के साथ ही बीजेपी ने यहां अपनी ताकत का भी एहसास कराया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सांसद रविशंकर प्रसाद सहित एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया, जहां पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बिल्कुल हम नॉमिनेशन से ही आ रहे हैं। पूरा एनडीए एकजुट है, बहुत उत्साह है, क्योंकि बीजेपी ने एनडीए की ओर से एक ऐसे कार्यकर्ता को सम्मान दिया है उम्मीदवार के रूप में, जिसकी यात्रा बूथ से शुरू हुई, मंडल का अध्यक्ष बना, जिले में आया, प्रदेश में गया। तो आज भाजपा या एनडीए अपने छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और बहुत जोरदार जीत होगी। सर, चुनौती भी देखते हैं प्रशांत किशोर भी मैदान में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, निर्णायक जीत होगी। धन्यवाद। चलिए। बांकीपुर के लोग, बांकीपुर की जनता से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पारिवारिक संबंध है। घर घर से भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, पारिवारिक रिलेशन है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बांकीपुर के घर घर से। और वहाँ से उसी मिट्टी पानी में पला बढ़ा 25-26 सालों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा आशीष कुमार सिन्हा और बंटी जी को वहाँ से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थन पर प्रत्याशी बनाया गया है। आम नागरिकों का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से 5-5 बार अभूतपूर्व मतों से जीते हैं, उनका भी पारिवारिक संबंध है। और काम इतना हुआ है बांकीपुर में, अटल पथ से लेकर चाहे मंदिरी नाला पर सड़क का निर्माण हो, एलिवेटेड रोड हो, सड़कों का निर्माण हो, पार्कों का निर्माण हो, चाहे वहाँ मेट्रो गुजरने वाली है, इतना सारा काम हुआ है। और एक संबंध भी बांकीपुर के आम नागरिकों से भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ के विधायक थे और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए भी वहाँ के नागरिक हमारे केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं, अभूतपूर्व मतों से जिताकर। अन्य दलों भी लड़ रहे हैं, तो कोई 2 नंबर के लिए लड़ रहा है, कोई वोट काटने के लिए लड़ रहा है। 100% जीत में कहीं कोई डाउट नहीं है, एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि आप लोग ये बांकीपुर के बॉस को हराएंगे। अरे कौन क्या कहता है उसकी बात आप सुनिए। वो खुद उतरे। तय है प्रधानमंत्री जी के काम से, बिहार सरकार के काम से जनता जब प्रसन्न है तो जीत एनडीए उम्मीदवार की ही होगी। पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र इस वक्त सियासी गहमागहमी का केंद्र बना हुआ है। उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां तेज हो गई है और आज का दिन बेहद खास रहा। महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।
आज सुबह राजद प्रदेश कार्यालय से एक भव्य काफिला निकला। रेखा गुप्ता के साथ राजद के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। ढोल नगारों की थाप और समर्थकों के नारों के बीच पटना की सड़कें मानो सियासी रंग से रंग गई। यह सिर्फ एक नामांकन नहीं बल्कि बांकीपुर फतह के लिए किया गया राजद का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। समर्थकों में गजब का उत्साह है जो साफ तौर पर बता रहा है कि महागठबंधन इस सीट को लेकर कितनी गंभीर है। बांकीपुर की सीट बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। यह सीट दर्शकों से बीजेपी की गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी का किला बचाने की चुनौती है तो दूसरी ओर महागठबंधन का दावा है कि इस बार हवा का रुख बदल चुका है। रेखा गुप्ता जो 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की उम्मीदवार थी और जिन्होंने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, उन पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। इस बार बांकीपुर में मुकाबला सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने के आसार हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के युवा चेहरे अभिषेक कुमार पर दांव लगाया गया है, वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर की एंट्री ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प और कड़ा बना दिया है। ऐसे में रेखा गुप्ता का नामांकन यह दर्शाता है कि राजद किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। नामांकन के बाद रेखा गुप्ता ने अपनी जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अब देखना यह होगा कि क्या पटना की जनता इस बार महागठबंधन पर भरोसा जताती है या फिर बांकीपुर का इतिहास दोहराया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही अब प्रचार अभियान की शोर भी शुरू हो गई है। अगले कुछ दिन पटना की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। फिलहाल नामांकन के बाद समर्थक पूरी तरह आक्रामक दिख रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह सियासी पारा और कितना ऊपर चढ़ता है। चुनावी पल की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ आखिर न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। बांकीपुर की जनता धोने का काम करेगी और यहीं से पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर विधानसभा। इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है तो कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ा? अरे भाई, लोकतंत्र है, जितनी पार्टियां हैं सभी चुनाव लड़ेंगी, सभी स्वतंत्र है लड़ने को। बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सीट थी, बीजेपी ही जीतेगी, आरजेडी कहीं हवा में भी नहीं दिखेगी। बिल्कुल, वो ये भ्रम उनका इस बार टूटने वाला है। प्रशांत किशोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उतरेंगे मैदान में, आप आगे आ जाइए। राष्ट्रीय जनता दल के भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने नेतागण हैं, पदाधिकारी गण हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सभी उतरेंगे। नितिन नवीन जी प्रचार करने आएंगे तो बीजेपी के द्वारा वैसे को ठगा गया। देखिए, अभी तो उन्होंने तो जातिगत राजनीति कर दी ना, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। कहते हैं कि जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो मैं कहती हूँ कि बांकीपुर तो बैसियों की आबादी है, आपने कहाँ भागीदारी दी उनको? ये बैसियों की क्षेत्र है, बैसियों का विधानसभा है, यहाँ बैसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन आपने तो जातिगत राजनीति कर दी, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की बिजली व्यवस्था को एक नई दिशा और गति देने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की विशेष उपस्थिति ने इस पहल को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इस बैठक में राज्य के भविष्य को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का खाका तैयार किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के अन्नदाता की, यानी हमारे किसानों की। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी किसानों को अब सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एग्रीकल्चर फीडर के जरिए निर्बाध और निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यह निर्णय किसानों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि इससे न केवल खेती के काम में तेजी आएगी बल्कि सिंचाई की व्यवस्था भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हो सकेगी। इस उच्च स्तरीय चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रही है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ राज्य के अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाया जाए,
ताकि हर घर में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। साथ ही पीएम कुसुम योजना के तहत कृषि क्षेत्र के सौरीकरण को एक नई रफ्तार देने पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध कराना है। इससे न केवल किसानों की लागत घटेगी, बल्कि वे पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों की ओर भी बढ़ेंगे। बिहार सरकार अब नवाचार की ओर एक कदम बढ़ा रही है। बैठक में राज्य के जलाशयों में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है, जो आने वाले समय में बिहार की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 4 चांद लगाने का काम करेगी। इतना ही नहीं, सरकार अब भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की दिशा में भी आगे तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बेहद अनुकूल और पारदर्शी वातावरण तैयार किया जाएगा। उनका मानना है कि जब राज्य में निवेश बढ़ेगा तो इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल भी पेश करेगा। वैश्विक ऊर्जा संकट और बदलती हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री ने यह दो टूक कहा कि बिहार को अब स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाले दिन में बिहार की तस्वीर ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह बदली हुई नजर आएगी। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से क्रांतिकारी है, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को भी एक नई मजबूती देगी। ऊर्जा विभाग की यह नई कार्य योजना आने वाले समय में राज्य के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए एक नई इबारत लिखेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर। बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज नामांकन का जोर है, जहां एनडीए प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने को महज एक वोट कटवा कवायद करार दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि बांकीपुर में एनडीए की लड़ाई केवल आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता से है। प्रशांत किशोर कहीं भी मुकाबले में नहीं है। अशोक चौधरी ने खुद को बांकीपुर का वोटर बताते हुए पीके को नसीहत दी है कि वे चुनाव न लड़ें, अन्यथा उन्हें जनता का सामना करना मुश्किल हो जाएगा और उनका हाल पहले जैसा ही होगा। मंत्री जी ने याद दिलाया कि बांकीपुर पिछले 31 सालों से भाजपा का अभेद्य किला रहा है। नितिन नवीन और उनके पिता के राजनीतिक विरासत का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि यहां एनडीए की जीत तय है। वहीं दूसरी ओर मंत्री अशोक चौधरी बीते दिन भरत तिवारी के घर पहुंचे थे। परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि यह एक दुखद घटना है और इंसानियत के नाते परिवार को सांत्वना देना उनका कर्तव्य था। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमको तो लगता है वोट काटने के अलावा वो वाइब्रेंसी नहीं है। चुनाव लड़े इतना बड़ा वादा चाहिए 4 महीने पहले जो आज कोई आपको बता के माइक का बोले सर माइक में जो आरजेडी चल रहा है का जो यहाँ पर है तो स्टेट मुझे लगता है कि वेट कर पाएंगे। विभिन्न नीति का और दोनों का काफी विधानसभा में
लगाव है उनसे काम नहीं करती है। आरसीबी मिनिस्टर हो, आपको याद होगा वो जो तारामंडल के सामने पथ है उसको उन्होंने करवाने का काम किया। तो जो लोग, ऐसा नहीं है पुल के नीचे का ब्यूटिफिकेशन कराया, काम तो उन्होंने बहुत किया। और इनके फादर भी, इनके फादर को अनटाइमली डेथ हुआ है और उसके बाद में नितिन जी जब से आए हैं लगातार बाकी और आदमी जो जीवन सामने देखिए सर, सपना देखता है कि हम कैसा पॉलिटिशियन बने। महादेव के पास इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन गए और बाकी पूरी जनता को इससे बड़ा और क्या कहना चाहिए। जो बच्चा उनके साथ पला पढ़ा खेला कूदा, जो बिहार सरकार में मंत्री रहा, वो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है। ये तो उनके लिए बड़ी बात है ना कि नितिन नवीन के पिता को और नितिन नवीन के साथ जो उनका लगाव है उसको आने वाले समय के लिए तो बढ़ता हुआ सितारा है ना भाई। तो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, प्रशांत किशोर से बाहर निकलिए ना। तो वही तुम कह रहे हैं प्रशांत किशोर हम बोल रहे हैं, जो आप बातें नहीं सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नितिन नवीन, आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को धोखा दिया बीजेपी ने और इसका बदला जनता लेगी। ये सब तो अपना दुकान चलाने के लिए बोलते हैं, उतना कहाँ पता लगाने जा रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, आप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, कहीं लड़ाई में नहीं है। सर आप बिलौटी गांव गए थे भरत तिवारी के घर, क्या कुछ बात? 3 बार अपने लोगों के बारे में और हम लोग जो बचपन से सीखे हैं। हमको भी 14 साल हो गया मंत्री हुए, 14 साल हम पूरा कर चुके हैं। 2000 जब से मैट्रिक पास किए हैं उसके बाद से नेतागिरी में यहाँ पे बैठ गए। तो हमको भी मेरे नेता जो हैं क्या कहते हैं, 3 ही नेता को मानते हैं। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं। दूसरे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं ईश्वर का कोई धर्म ही नहीं है। ये राष्ट्रपिता का कहना है ना, ईश्वर का धर्म नहीं होता है। और बाबा साहब कहते हैं उम्र लंबी हो ना हो, उम्र बड़ी हो ना हो, आपका काम बड़ा होना चाहिए। मेरे नेता बोलते हैं, जिनको हम अपना नेता मानते हैं, जिनके बलबूते पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं, तो पूरा बिहार मेरा परिवार है। तो जो भी लोग को लगेगा किसी के भी बाप को जिसका उम्र 70-75 साल है, उसका बेटा कुछ में भी मारा जाए, तो अब न्यायिक कमीशन जांच करेगी। धारस बनाना, संभावना देना, ये तो हमारा संवेदनशीलता दिखाता है पार्टी। बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां के बीच अब नशे का मुद्दा चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर आ गया है। जहां एक तरफ विपक्ष ने सत्ता पक्ष को शराबबंदी और नशे के बढ़ते कारोबार पर घेरा है, वहीं सरकार ने अब इस पर कड़ा रुख अपना लिया है। बांकीपुर से आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने हाल ही में राज्य में शराबबंदी के बावजूद नशे के फैलते जाल पर सवाल उठाए हैं। रेखा गुप्ता का आरोप है कि बांकीपुर के युवा नशे की गिरफ्त में हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इस पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री मदन शाहनी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। मंत्री मदन शाहनी ने कहा कि न केवल शराबबंदी बल्कि अब राज्य के जो सूखे नशे या नशीले पदार्थों का सेवन युवा कर रहे हैं, उस पर भी सरकार पूरी तरह सख्त है। मदन शाहनी ने जनता को भरोसा दिलाया है कि नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही राज्य में इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बयानों के इस दौर के बीच मंत्री मदन शाहनी ने बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई दी। उन्होंने इसे लोकतंत्र का उत्सव बताते हुए सभी से स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा की अपील की। बेशक बांकीपुर के रण में विकास के मुद्दों के साथ साथ नशाबंदी एक बड़ी चुनावी हथियार बन गया है। अब देखना यह होगा कि जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है।
तब तक के लिए आप देखिए मदन शाहनी का ये पूरा बयान। ये जो भी कह रहा है पूरी तरह से गलत है। अभी आप आंकड़ा देखेंगे, हमारे विभाग में आई, हम आपको पूरा आंकड़ा देंगे। तेजी से इस बीच में शराब पकड़े गए हैं। शराब के साथ साथ जो सूखा नशा का और इस पर और तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। आरजेडी की जो महिला कैंडिडेट बनी है रेखा गुप्ता, वो कह रही है बांकीपुर में सूखे नशे के शिकार लोग हो रहे हैं, शाम के बाद घर से नहीं निकलती है महिलाएं। इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, कार्रवाई भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी पकड़े भी जा रहे हैं। इसको और भी हम लोग तेज करेंगे और अभी तो हम लोग ये कहेंगे कि चुनाव पर ध्यान लगा के ज़्यादा अच्छा है। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट पटना जिले से है, जहां एक सामान्य से दिखने वाले घर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। यह घर इंसानों का था या सांपों का बसेरा, यह सवाल आज हर किसी की जुबान पर है। पुनपुर प्रखंड के समकुरा गांव से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है। यहाँ समूह प्रसाद के मिट्टी और खपरैल वाले घर से एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा जहरीले सांप बरामद किए गए हैं। सोचिए, जिस घर में परिवार के सदस्य चैन की नींद सोते थे, ठीक उसी के नीचे मौत का जाल बिछा हुआ था। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब 3 दिन पहले समूह प्रसाद के बेटे बंटी को अपने कमरे में सांप दिखाई दिया। शुरुआत में लगा कि एक ही सांप होगा, लेकिन जल्द ही यह एहसास हो गया कि घर के हर कोने में खतरा छिपा है। एक के बाद एक कई सांपों के दिखने से परिवार की रातों की नींद उड़ गई। जब ग्रामीण और परिवार डर के साए में थे, तब एक सपेरे की मदद ली गई। सपेरे ने जब घर के खपरैल और मिट्टी के फर्श की तलाशी ली, तो एक एक करके 40 से अधिक जहरीले सांपों को बाहर निकाला गया। उन सांपों को प्लास्टिक के जार और बाल्टियां में कैद कर सपेरा उन्हें सुरक्षित दूर ले गया। गनीमत यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में परिवार के किसी भी सदस्य को खरोच तक नहीं आई। मेरे 3 दिन पहले मेरे घर में सांप निकला था, जो मेरे मट्टी का घर है। 3 दिन पहले एक गोमन का बच्चा निकला था, ठीक है। उसको 3 दिन पहले मार दिए थे मैंने, तो फिर सोचे कि अब नहीं है, लेकिन फिर देखे कि उसके 2 घंटे बाद फिर 2 निकला, तो उसको भी मार दिए। फिर धीरे धीरे करते करते हम 20 मारे। 20 मारने के बाद हमको लगा कि और बहुत सारा होगा, तो हमने एक सपेरे को बुलाया और निकालने का कोशिश किया। आज मॉर्निंग में हम देखे कि जो गोमन था वो मेरे घर में दिखा, तो मैंने सपेरे को बुलाकर उसको निकलवाने का कोशिश किया। तो मेरे यहाँ फिर से एक गोमन निकला बड़ा सारा, और उसके 20 बच्चे निकले हैं। लगभग छोटा बच्चा मिलाकर 40 से 45 के बीच में है, और एक बड़ा सा गोमन है। और यहाँ पे देखिए भीड़ लगा हुआ है, और ये मेरा घर है। देखिए अभी खड़ा है जिस घर में सांप निकला है, उस घर का ये चित्र है, और इनके घर में प्योर गोमन निकला है। हम बताइए, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मेरे घर में 5 लोग हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। पापा अभी यहाँ पे नहीं रहते हैं, एक छोटा सा भाई है, बाकी एक भतीजा है, एक भगिनी है, और एक मेरी माँ है। मोतिहारी के पिपरा कोठी में बन रहे एक वाटर पार्क को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध करते हुए इसे किसानों की जमीन पर कब्जा बताया है और सीधे तौर पर बड़े सियासी आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मोतिहारी के पिपरा कोठी में 17.5 एकड़ जमीन पर बिहार सरकार 18 करोड़ रुपए की लागत से वाटर पार्क का निर्माण करवा रही है। राजद सांसद सुधाकर सिंह का आरोप है कि यह जमीन सरकार की नहीं बल्कि किसानों की है। उनका कहना है कि वाटर पार्क निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर का काम है और सरकार का इसे बनाना गलत है।
सुधाकर सिंह ने यह भी सवाल उठाया है कि जब मोतिहारी में पहले से ही 4 एकड़ में फैली झील मौजूद है तो वहां वाटर पार्क बनाने की क्या आवश्यकता है। सुधाकर सिंह के आरोप हैं कि किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और इस पूरे खेल के पीछे भू माफिया सक्रिय हैं। उन्होंने भाजपा नेता राधा मोहन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सुधाकर सिंह ने यह भी दावा किया है कि मोतिहारी में सिंचाई विभाग की कई एकड़ सरकारी जमीन पर महात्मा गांधी फाउंडेशन बनाकर भी राधा मोहन सिंह द्वारा कब्जा किया गया है। देखिए उनका यह पूरा बयान। सरकारी कार्य में बाधा तक तो बात समझ में आती है मैं ट्रैक्टर चलाते हुए, लेकिन जहां 500 पुलिस अधिकारी थे, जहां पर हजारों किसान थे, जहां वीडियोग्राफी हो रहा था और आपके जितने चैनल हैं लगभग वहां लोकल में वो अपना लाइव कर रहे थे, मैंने कब पाकिटमारी किया? वहां पर मेरे पर आरोप क्या लगाया गया मुकदमे में कि मैंने पाकिटमारी किया। क्या लिखा गया मुकदमे में कि मैं गला दबा रहा था ठेकेदार का। तो बताइए कि जब सारे लोग वहां पुलिस के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, कैसे हम गला दबा सकते हैं कहीं पर भी? कैसे हम पाकिटमारी कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि बिहार में संकेत दिया गया कि जो भी नेता MP MLA बिहार में जमीन के मामले में कहीं भी विरोध दर्ज करने जाएगा तो उस पर इसी तरह के फर्जी केस लादे जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा, उनको डरवाया जाएगा। राधा मोहन सिंह को विकास से कोई मतलब नहीं, वाटर पार्क से उनको कोई मतलब नहीं। वाटर पार्क के आड़ में 17 एकड़ जमीन कब्जा करना था। वाटर पार्क तो मोतिहारी जो मोती झील है मोतिहारी में उस पर भी बन सकता था। वहां एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2013 से, आज तक जमीन के अभाव में वो नहीं बना। सरकार को चिंता नहीं कि जमीन हम इकट्ठा करके हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां चालू करा दे जिससे कि हजारों बच्चे पढ़ेंगे। 2002 में वहां सेंट्रल स्कूल खुला। सेंट्रल स्कूल 1 से 12वीं तक होता है। 2002 से शेड में चल रहा है। 24 साल हो गया, मात्र 5 एकड़ जमीन देना है। आज तक जिला प्रशासन से 5 एकड़ जमीन व्यवस्था नहीं हुआ। लेकिन एक वहां पे सीपेट खोलना था, प्लास्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी 2018 में 17 में वो भी जमीन सरकार और जिला प्रशासन वहां व्यवस्था नहीं किया, वो भागलपुर चला गया। सवाल पैदा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल है, उसके लिए सरकार के पास कोई जमीन नहीं, लेकिन ये जमीन किसानों से छीनकर वाटर पार्क के नाम पर 17.5 एकड़ जमीन जो कब्जा करने का काम किया उन लोगों ने, जिस पर जब हम विरोध किए, बहुत साफ है इसमें लिखा है, जिस एक्ट के जरिए ADM मुकेश सिन्हा कह रहे हैं कि जमीन हमने अधिग्रहित किया है, वो है जमींदारी एक्ट। बिहार में जमींदारी एक्ट नहीं है, चूंकि इस ऑलरेडी ये रिपील है, ये एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं शासन में जिनको यह भी नहीं पता कि जो कानून नहीं है उस दफा में आप कैसे फैसला दे सकते हैं? माननीय हाईकोर्ट ने भी नोटिस लिया है, उसके भी कागजात है और सरकार से जवाब मांगा है कि 15 दिन के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर आप जवाब 6 सप्ताह बाद हम सुनेंगे और 2 हफ्ते में 15 दिन में आप हमको एफिडेविट फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है कि बिहार सरकार एफिडेविट फाइल करेगी, क्योंकि वहां पे तमाम घटना के बाद भी 400 पुलिस खड़ा करके निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि वो 17 एकड़ जमीन तो देखने में छोटा प्लॉट है, लेकिन उसकी कीमत कितना है? तकरीबन 7 से 800 करोड़। क्योंकि वो एक शहर के भीतर 4 लेन पर है, 50 लाख 60 लाख रुपए कट्ठा जमीन है, उसको ये जबरदस्ती 7 से 800 करोड़ की जमीन 99 साल के लीज पर हड़पना चाहते हैं। कैसे? बिहार में आप देखे होंगे, गन्ना मिल लगाना है तो आपको 1 रुपया में जमीन मिलेगा। आपको शमशान घाट तक लोगों ने दे दिया ईसा फाउंडेशन को कि आप घाट चलाइए 1 रुपए में। सरकार की जमीन, सरकार का इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट पार्टी, और कर्ज किस पर हुआ? बिहार के किसानों का, गरीबों का कर्ज चढ़ा। जो सरकार के खजाने में कर्ज लिया गया, किसके एवज में? बिहार के नागरिकों के एवज में। हमारे टैक्स को मोनेटाइज करके लिया गया और फायदा किसको दिया गया? चंद कारपोरेट को। उस कारपोरेशन में भी था कि 18 करोड़ का वाटर पार्क बनाकर राधा मोहन सिंह अपने किसी परिजन को उसको 1 रुपया लीज पर दिलवाना चाहते थे। और ये पूरा, आप बिहार में पर्यटन विभाग में जाइएगा, ये बिहार में कहीं नहीं हो रहा
वाटर पार्क, ये पहला वहां बन रहा है। और इसके बाद भी, इतने बड़ी घटना के बाद भी ये लोग माननीय हाई कोर्ट के नोटिस के बाद भी काम नहीं रोका लोगों ने। अब भी वो जमीन को कब्जा करने की नीयत से काम में लगे हुए हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर न्यूज़ 24 पर नजर हर खबर पर।